वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नांदेड़ जिले में कल देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस भारी बारिश के चलते कई स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। नांदेड़ समेत शहर के कई और हिस्सों में भी बादल छाए रहे, लेकिन भारी बारिश अब भी जारी है। नतीजतन पानी की निकासी नहीं होने के कारण निचले इलाकों में भी भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है और इस साल की पहली बारिश है। इसी बीच बाढ़ जैसे हालात होने पर नांदेड़ में एनडीआरएफ की टीम तैनात की जाएगी और साथ ही साथ नदी किनारे के बसे लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। तो निकासी नहीं होने से जो जल जमाव की स्थिति है सड़कों पर, वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्राधिकरण की तरफ से जिस तरीके से दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब पहली भारी बारिश हुई है नांदेड़ जिले में, तो प्राधिकरण के उन तमाम दावों वादों की जो पोल है वो खुल गई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं और सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर आने जाने वाले लोगों को और जो सड़क से गुजर रहे लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना केवल परेशानियों का सामना, बल्कि इस जल जमाव के कारण, इस जल भराव के कारण बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। तो जगह जगह पर जल जमाव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है नांदेड़ शहर में। हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से विनोद ओझा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, देखिए तस्वीरें हमने लगातार अपने दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरीके से जो प्राधिकरण की दावे वादे हैं, जो पोल है वो पहली बरसात में खुलती नजर आ रही है। सड़कों पर जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति है। देखिए मनीषा, प्रशासन हमेशा अपने दावे करते रहता है, लेकिन जब भी समस्या खड़ी होती है उस टाइम में उनके पास में एक्सक्यूजेज भी बहुत होते हैं। अभी नांदेड़ की हालत बहुत खराब है और पानी भरा हुआ है। नांदेड़ की ही नहीं, कई जिलों में, महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी भरा हुआ है और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह पे रास्ते बंद हो गए हैं, रास्ते टूट गए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो एक नांदेड़ की बात नहीं है, ये कई जिले हैं महाराष्ट्र के जहाँ पर ये तकलीफ है और कई जगह पे ऐसे अलर्ट भी लोगों को दिए गए हैं। हाँ, और जिस तरीके से विनोद जी, क्योंकि पहली भारी बारिश हुई है, निश्चित तौर पर आने वाले और कितने दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। निश्चित तौर पर जो भारी गर्मी से लोग जूझ रहे थे, वहाँ गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल जमाव की स्थिति है उससे भी लोग परेशान हैं। बिल्कुल मनीषा, गर्मी तो नहीं है अभी, बारिश काफी हो रही है तो गर्मी तो चली गई, लेकिन अभी अगले 3 से 4 दिन तक और ऐसा रहने का अनुमान है। जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है, तो 3 से 4 दिन तक तो राहत बहुत कम ही उम्मीद है लोगों को मिलेगी। लेकिन हाँ, प्रशासन सजग है और प्रशासन को ज्यादा अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई जिला कलेक्टर्स को फोन करके और उनको हिदायत दी है और उनको बताया है कि किसी भी तरीके की लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और जो आपके पास में मशीनरी है वो सारी मशीनरी लगाओ, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके राहत के लिए काम करो। लेकिन विनोद जी, जल भराव की जो स्थिति है वो तो देख रहे हैं, जो सड़कों से, रास्तों से गुजरने के लिए मजबूर हैं, वो परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है उनको। लेकिन अगर हम इस जल जमाव के कारण होने वाली बीमारियों की बात करें, मच्छरों की बात करें, तो वो भी एक चिंता का विषय है। और ख़ास तौर पर जो नई सरकार है, शिंदे सरकार, उसके लिए सामने ये बड़ा चैलेंज है कि बीमारियों से किस तरीके से लोगों को बचाया जाए और उस तरह की जो अव्यवस्था है उसे किस तरीके से सही किया जाए। बिल्कुल चैलेंज है। देखिए, ये सरकार के बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स होता है उसके लिए तो सरकार दावे नहीं करेगी, लेकिन हाँ, सरकार ये जरूर कर रही है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो संसाधन है वो मुहैया कराया जाए। रास्ते पर ही नहीं, रास्ते तो टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, लेकिन कई लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। तो हर तरीके का देखिए एक लोगों को सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। और प्रशासन युद्ध स्तर पर इसमें लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को राहत मिले। ठीक विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा और इस जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नासिक शहर में भी पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है और हर साल की तरह इस बार भी पहली बारिश के बाद शहर से गुजरने वाली गोदावरी नदी में शहर के कई नालों का पानी बड़ी मात्रा में जमा हुआ है, जिसके कारण गंगा घाट समेत पंचवटी के रामकुंड के करीब 2 मुख वाले हनुमान की मूर्ति के घुटनों के ऊपर भी पानी चला गया है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता देवांग जानी ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है कि शहर के गटर का पानी गोदावरी नदी में ना मिले, इसके लिए जल्द ही कुछ कदम उठा लिए जाएं और नदी समेत कई और धार्मिक स्थलों की पवित्रता को अखंड रखा जाए। यवतमाल में खरीफ की बुआई के बाद से ही किसान भारी बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश से एक तरफ कुछ किसान खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ यवतमाल जिले में कुछ किसान संकट में हैं। दरअसल जिले में लगभग 7,23,000 हेक्टेयर में कपास, सोयाबीन, अरहर और अन्य फसलें उगाई जा चुकी हैं। पिछले 4 दिनों से जिले में जोरदार भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और इसलिए संतोषजनक बारिश से भले ही बलिराजा को राहत मिली हो, लेकिन करीब 70,000 से 80,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल पूरी जलमग्न हो चुकी है और किसान संकट में हैं। एक महिन्यापूर्वी पेरणी करून त्याच्यानंतर पाण्याने गॅप दिल्यामुळे पहिलं नुकसान झालं। त्याच्यानंतर कर्ज फिर्ज काढून काही आम्ही उलाढाल करून दुसरी पेरणी केली। त्याच्यानंतर त्यात बी आम्ही यशस्वी नाही झालो। त्याच्यामुळे अजून तिसरी पेरणी टोपटाप केली आम्ही कशी तरी, त्यामुळे अजून बी या पाण्याने आम्हाला साथ नाही दिली। रातपासून पाणी भरपूर असल्यामुळे शेतात आमच्या डोबरे डाबरे संगळून तलाव भरलेला आहे। आता विचार करायचा असं ठरलं आम्ही की आता काय करायचं, त्याच्यामुळे आमचं डोकं काम नाही करायला लागलं। आम्ही काय करावं। अमरावती जिले के तिवसा तालुका में भारी बारिश के चलते पिंगलाई नदी में बाढ़ आ गई है और कई गांवों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। भारी बारिश से करीब 8 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए इन सभी गांवों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल यानी कि NDRF को तैनात कर दिया गया है और ग्रामीणों की मदद से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले में बीते 24 घंटे में 75.2 मिलीमीटर बारिश हुई है और अधिकतम बारिश 125.5 मिलीमीटर तक तिवसा तालुका में रिकॉर्ड की गई है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बालापुर तहसील की, जहां पर कई परिसर में शाम 5 बजे के दरमियान बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ही लगातार 4 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं जैसे कि बादल फटा हो। कई घरों में बारिश का पानी जमा हो चुका है और कई मकान गिर जाने से लोगों का आशियाना भी छिन गए हैं। नदी नालों में बाढ़ आ जाने से सैकड़ों हेक्टेयर बुआई की तुवर, मूंग, कपास, उड़द, ज्वार आदि की फसलें बाढ़ के पानी में डूब जाने से बर्बाद हो चुकी हैं और अब किसानों के सामने दोबारा से बुआई का जो संकट है वो खड़ा हो चुका है। नुकसानग्रस्त किसानों ने शासन से भी मांग की है और अपील की है कि तुरंत सर्वे करके आर्थिक मदद उन्हें दी जाए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। अमरावती से अब अगली खबर आपको बताएं, जहां पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। दरअसल अमरावती जिले के मेलघाट के पचडोंगरी गांव में दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग संक्रमक
संक्रामक रोगों की चपेट में आ चुके हैं। इसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है और संक्रमण की जानकारी मिलने पर चुरनी से स्वास्थ्य टीम पचडोंगरी पहुंची और जिला परिषद स्कूल में मरीजों का इलाज कर रही है। इसके अलावा कुछ नागरिकों का भी चुरनी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अमरावती जिले में शिफ्ट करने का काम जारी है। गांव के पास एक निजी कुआं भूमिगत होने के कारण बाहरी कचरे समेत अन्य सामान कुएं में गिर गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ग्रामीणों ने कुएं का पानी पिया और एक बीमारी का अनुबंध किया गया। चिखलदरा तालुक्यामध्ये पाचडोंगरी आणि काटकुम चुरणीमध्ये गेल्या बरेचशे दिवसापासून वीज पुरवठा बंद करण्यात आला होता, कारण गावाच्या लोकांनी काही वीज बिल भरले नव्हते आणि त्यामुळे त्यांनी दूषित पाणी जे विहिरीचे असतात ज्यांना क्लिनिंग केली नव्हती आणि त्याची साफसफाई केली नव्हती ते पाणी पिण्यामुळे तिकडचे 2 लोकांची आज मृत्यू झाली। सकाळी ते वारले आणि 20 लोक असे सिरियस आहे आणि 50 लोक आपण हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलेले आणि बरेचसे। हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, मेलघाट में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 50 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं और लेकिन इसमें लापरवाही किसकी समझी जाए, प्रशासन की, प्राधिकरण की, किसकी? जी देखिए मनीषा, पाचडोंगरी गांव में दूषित पानी पीने से 50 लोगों से ज्यादा यहाँ पे संक्रमित हुए हैं और 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसी विषय को लेकर अगर से हम इस पर देखा जाए तो प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये घटना घटित होने के बाद में दूषित पानी नहीं पीने के लिए पाचडोंगरी गांव में प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया, लेकिन प्रशासन की आंखें जब खुली तब ये घटना घट चुकी थी। लेकिन मतलब जावेद, इसमें पूरी तरह जो लोग प्रशासन की लापरवाही दिखाई दे रही है। जो जावेद अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजनों का क्या कहना है? क्या किसी तरह के आरोप, क्या किसी तरह की शिकायत दी गई है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, बिल्कुल प्रशासन पे वहाँ के गांव के जो लोग हैं, जो नागरिक है, उनकी मांग है कि जो प्रशासन में अधिकारी है, प्रशासन के जो लोग हैं, उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ऐसी कांग्रेस के वहाँ के जो तहसील अध्यक्ष है उन्होंने भी मांग की है कि दोषियों पर होनी चाहिए, क्योंकि जब दूषित पानी था और वो एक खुला कुआं था, खुले कुएं में वो पानी के अंदर कचरा वगैरह और बहुत सारे ऐसे कीटनाशक उसमें मिले कि जिसके वजह से वहाँ के लोग पानी पीने से संक्रमित हुए हैं। ठीक जावेद, आप अपनी नजर इस पर लगातार बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पुलिस महानिदेशक एवं मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दे दिए हैं कि मुख्यमंत्री के काफिले के लिए आम लोगों का रास्ता ज्यादा देर तक बंद ना किया जाए। काफिले की वजह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह भी कि पुलिस की संख्या बल भी सीएम के यातायात के समय कम होनी चाहिए, जैसा कि रोड पर काफिले के समय दिखता भी है। पुलिस बल को जनता की मदद के लिए ज्यादा होना जरूरी है। शिवसेना सांसद संजय राउत के नासिक दौरे पर रहे और आपको बताएं कि इस बीच शिवसेना के कई पूर्व पार्षद और शिवसेना पदाधिकारी गैर हाजिर नजर आए। इसी बीच शिवसेना के 2 उपनेता और करीब 15 पूर्व पार्षद गैर हाजिर रहे, जिनके नहीं आ जाने से संजय राउत इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं ये लोग भी शिंदे गुट में तो शामिल नहीं हो गए हैं। वहीं दौरे के दौरान गैर हाजिर रहे पार्षद और नेता अलग अलग कारण बता रहे हैं और फिलहाल कौन किसके साथ है इस बात पर जोरदार चर्चा भी हो रही है। गोंदिया जिले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शुभकामनाओं वाले बैनर में अकेले अमित शाह ही नहीं बल्कि कमल के साथ पूरे भाजपा नेताओं को ही गायब कर दिया गया है। बैनर में देवेंद्र फडणवीस को देव का दर्जा दिया गया है। ये बैनर विधान परिषद सदस्य परिणय फुके ने गोंदिया शहर में जगह जगह लगवा दिए हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को महत्वपूर्ण माना जाता है और मुख्यमंत्री के दावेदार की भी चर्चा की जा रही थी, लेकिन समय पर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद देने से कुछ समर्थक नाराज नजर आए थे। वहीं नाराजगी गोंदिया में भी देखने को मिली और यहां पर पोस्टर्स भी लगाए गए।
तो परिणय फुके ने जगह जगह पर ये पोस्टर्स लगाए हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को एंड समय पर जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, उससे उनके जो समर्थक थे, जो ये चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, वो नाराज नजर आए थे। और आपको बताइए, जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो अब चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी और बीजेपी नेता या फिर किसी और बड़े जनप्रतिनिधि की तस्वीर नहीं नजर आ रही है। केवल इस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस नजर आ रही हैं। परिणय फुके ने गोंदिया शहर में जगह जगह पर ये पोस्टर लगवाए हैं, लेकिन अब ये जो पोस्टर है देवेंद्र फडणवीस का बैनर, ये चर्चाओं का हिस्सा हो गया है। चर्चाएं इस पर हो रही हैं वो इसीलिए क्योंकि इसमें और कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि या फिर नेता नजर नहीं आ रहा है बीजेपी का, केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। और वहीं अब उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में देर रात कुएं में गिरे बेटे को बचाने उतरे पिता की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल ग्रामीणों की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पिता की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और जामू थाना क्षेत्र के छोटा राजा के पूर्वा गौरा गांव का ये पूरा मामला भी बताया जा रहा है। तो यूपी के अमेठी जिले में कुएं में गिरे बेटे को बचाने के लिए पिता कुएं में उतरे थे, लेकिन कुएं के पानी में डूब गए, जिस कारण पिता की मौत हो गई। कोहराम मचा हुआ है परिवार वालों में और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेजा गया है। हरियाणा के जिंद जिले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि खेदड़ में किसान और पुलिस के बीच हुई झड़प और विवाद में एक किसान की मौत बेहद निंदनीय है। इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस स्तर पर किसकी गलती रही और उसके बाद ही सरकार आने वाली कार्रवाई करेगी। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रविवार रात को जींद के अर्बन स्टेट स्थित जजपा कार्यालय में ही रुके हुए थे, जहां पर सुबह उन्होंने जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसके बाद लोगों की समस्याओं को भी सुना, जहां पर अधिकारियों को ही मौके पर उन सभी समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए गए। जिस प्रकार से कौशल रोजगार बड़े आप में अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, डीसी रेट और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने दिक्कतें तो आई, और पिछले 8 महीनों में अधिकतम जॉब वैकेंसीज को स्ट्रीमलाइन किया गया और आर्थिक आधार पर कमज़ोर परिवार जो थे प्राथमिकता उनके बच्चों को नौकरी के अंदर धीरे धीरे पहले हमने शुरू किया जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे, फिर एक्सपीरियंस जिनके पास थे, अब डिप्लोमा होल्डर्स जो है, और हर फील्ड के अंदर इसको खोला गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश की गोली लगने से मौत भी हो गई, जबकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश की पहचान आकाश के रूप में हुई है। आकाश उत्तर पूर्वी जिले का घोषित अपराधी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी कि लूटपाट में शामिल कुछ बदमाश उस्मानपुर इलाके में खड़े हुए हैं। पुलिस ने ट्रैप लगाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर ही उल्टे फायरिंग कर दी। बीच बचाव में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और इसी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही 3 अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर पंचायत कार्यालय सभागार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रस्तावित करने के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल मधुबनी दरभंगा जिला स्तरीय पदाधिकारियों की इस बैठक की अध्यक्षता मद्य निषेध विभाग के सचिव के पाठक ने की और इसी बैठक में दरभंगा और मधुबनी जिले के सभी अधिकारियों को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही गई। साथ ही साथ भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करी की रोकथाम और गिरफ्तारियों में तेजी लाने की बात भी कही गई।
टीम है उनके लीडर सभी के साथ एक्साइज सुप्रीम के साथ बैठक की और बहुत विस्तार से सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई और दोनों जिलों में जहाँ जहाँ पे कुछ कमियाँ थी उसके बारे में कराने का निर्देश दिया गया जिस चीज़ में सुधार कराएं। विशेष रूप से जब्ती बढ़ाने का, गिरफ्तारी बढ़ाने का और जो व्यक्ति दोबारा पी रहे हैं उनको फाइन करना छोड़ते हुए बल्कि उनको इंडिकेटेड ऑफेंडर उनको सजा दिलवाने के लिए और वाहन के राज्य साथ के संबंध में और प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा बॉर्डर पर पेट्रोलिंग का, नदियों में पेट्रोलिंग का विशेष कराया गया। हम लोग प्राप्त निर्देश के आलोक में और सघन मॉनिटरिंग करेंगे। और वहीं दूसरी ओर रोजाना 14 से 15 घंटों की बिजली कटौती से जहां सितारगंज क्षेत्र की आम जनता परेशान और त्रस्त है, वहीं भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि क्षेत्र में रोजाना लगभग 14 से 15 घंटे बिजली गायब रहती है, जिसके कारण भीषण गर्मी से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की लगातार घंटों कटौती को लेकर कई बार लोगों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग को भी दी है, लेकिन उसके बावजूद इस समस्या का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। आज इसे लेकर लोगों ने तहसीलदार सितारगंज को फोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने विद्युत विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को अपने कार्यालय पर बुलाकर एक बैठक की, जिसमें सितारगंज विद्युत विभाग के जेई जगदीश और उनके सहयोगी पहुंचे। आपको बताएं कि बैठक के दौरान तहसीलदार ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जल्द ही विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जाए। पूर्व से क्षेत्र में जो विद्युत व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। जनता में आक्रोश है। समय समय पर जनप्रतिनिधि और जनसामान्य के लोग हमसे मिलते रहते हैं और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप के हेतु अपेक्षा की जाती है। उसके संबंध में आज उप जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया। उनके द्वारा जेई को यहाँ भेजा गया। जे हिसाब से हमारे द्वारा वार्ता की गई। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब विद्युत कटौती के संबंध में हमको अवगत नहीं कराया गया। रोस्टिंग के संबंध में से भी उनसे पूछताछ की गई, उसके संबंध में भी उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।